नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी बीकानेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम के बारे में। खूब सारी धाराएं अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। पिछले की कुछ क्लासेज हुई हैं जिसके अंदर हमने डिटेल में एक एक धारा को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। अभी आप लोगों को एक चीज समझने की आवश्यकता है इस टाइम पर कि जितना भी आपको पढ़ाया जाए, आपको मस्ट 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 रिवीजन जरूर करना है उन चीजों का, है ना। क्योंकि कई बार पता है क्या लगता है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने जितनी चीजें पढ़ ली है वो मुझे याद हो गई है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो रही होती है, उसको याद नहीं हो रही होती है। वो उसके जो एक्टिव माइंड है उसके अंदर ऐसे स्टोर हो रही होती है कि अभी के लिए अपने को पता है चीजें जो हुई है, लेकिन बाद में जब एग्जाम में उनसे रिलेटेबल कोई चीज पूछी जाती है, तब जाके क्या आती है, दिक्कत आनी शुरू होती है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना क्या है, जितनी भी धाराएं एक दिन में मुश्किल से 5 7 8 10 धाराएं करते हैं अपन, है ना। अगर 10 धाराएं एक दिन में करेंगे तो मान के चलो आप एक महीने के अंदर 300 धाराएं हो जाएगी। 344 धाराएं तो सारी है ना। उसमें से अपने खूब सारी धाराएं तो हट चुकी है सिलेबस से ही। तो 10 10 धाराएं करके भी आप आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। रीजन ये कह रहा हूँ कि 10 10 धाराएं आप आराम से पढ़ो, क्योंकि अगर आप इनको आराम से पढ़ोगे, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे, तो आपने जैसे एक महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आपको उसके बाद में मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि आप उनका रिवीजन कर सको। उन धाराओं का आप रेगुलर तो रिवीजन करते जा रहे हो, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आपको 15 दिनों के अंदर फिर क्या करना है, पूरे पूरे सिलेबस का 3 4 5 10 जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। जब आपको लगे कि हमारा एकदम अच्छे तरीके से नगर पालिका एक्ट तैयार हो चुका है, अब जितना मैंने आपको कराया उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फिर नगर पालिका एक्ट को उठाओगे, है ना। फिर लास्ट में आपका क्या काम बचता है कि आप नगर पालिका एक्ट को उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो, फिर देखो कि यार मैंने जो चीजें पढ़ी थी वो और इस नगर पालिका एक्ट में लिखी उनमें क्या फर्क है। सिर्फ बातों का ही फर्क है, या फिर लैंग्वेज का फर्क है, या कुछ और भी फर्क है ना। तो हो सकता है कि भाई आपको और चीजें नई नई पता लगने लग जाए, लेकिन मेन क्या ही होगा वो कि वो चीजें घुमा फिरा करके आपको अब नगर पालिका एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। जैसे अपन अगर बात करें, इससे पहले की धाराएं जितनी पढ़ी है आप यहाँ से पढ़ लो, उसके बाद क्या करो, नगर पालिका एक्ट खोलो और उसमें से पढ़ना शुरू करो। आपको खुद को पता लगे कि हाँ यार, पहले जब अगर मैं फर्स्ट टाइम आकर के अगर इस नगर पालिका एक्ट को पढ़ता, तब वो चीजें मेरे को इतनी अच्छे तरीके से याद या समझ में नहीं आ पाती। लेकिन चूंकि अब मैं क्या कर चुका हूँ, वो धाराएं इजी वे में पढ़ चुका हूँ, तो अब अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगी, मेरे को वो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो पहला काम ये रखना है, रिवीजन साथ साथ में करते रहो। मुश्किल से आधा एक घंटा लगता है। आप मेरी जो क्लासेस होती है उनको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख लो, अगर आपके थोड़ी समझ थोड़ी जल्दी आ जाता है आपको चीजें, है ना। मैं एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार रिपीट भी करता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, धारा 38 के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, धारा 38 के बारे में। धारा 38 में क्या है, त्याग पत्र है। त्याग पत्र की धारा मैं कल बता चुका था, अपन यही से वापस रिपीट करते हैं। सदस्य कैसे इस्तीफा देंगे, लिखित में इस्तीफा देंगे। सदस्य जो भी अपना इस्तीफा देंगे वो कैसे देंगे, लिखित में देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाएंगे। क्या करेंगे, सत्यापित करवाएंगे। किससे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। इतनी चीजें करवा ली, उसके बाद ये क्या करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा या तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, या तो 15 दिनों के अंदर अंदर जो अध्यक्ष है या जो भी स्वीकृत करने वाला है, जैसे हमारा अध्यक्ष है ना, मान लो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने क्या किया, 5वें दिन वो इस्तीफा मंजूर कर लिया। उसके बाद क्या हो जाए, 5वें दिन से आप क्या हो जाए, सदस्य के पद से मुक्त हो जाओगे। इसे छठे दिन कर लिया, आप छठे दिन हो जाए। उसने उसी दिन सेम डे कर लिया तो पहले दिन ही हो जाओगे। अगर इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो मैक्सिमम 15 दिनों बाद आपका पद क्या हो जाएगा, मुक्त माने जाओगे आप पद से। तो 15 दिन या फिर अध्यक्ष जब भी मंजूर करे, जो भी पहले हो, उसके टाइम को हम क्या मानेंगे, इस्तीफे के आधार पर मानेंगे। समझाइए यहाँ तक चीजें। ये अपन कल भी धारा पढ़ चुके थे, तो ज्यादा इसमें कुछ है से बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, धारा 39, सदस्य का हटाया जाना। सदस्य को कई कारणों से हटाया जा सकता है। इसके अंदर खूब आगे भी अपन 2 3 स्लाइड में पढ़ेंगे इन चीजों को, तो आप अच्छे तरीके से देखते रहना ना। निम्न कारणों से सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न कारणों से सरकार द्वारा, है ना, राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। बिना अनुमति के लगातार 3 बार से ज्यादा सामान्य सभा में अनुपस्थित रहना।
पहली बात तो ये कि अगर आप कोई मीटिंग है उसके अंदर आप 3 बार बिना बताए क्या रह रहे हो, अनुपस्थित रह रहे हो, तो क्या होगा, आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, अगर इन केस आपके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस लग गए हैं कि आपको जेल में जाना पड़ गया है, तो अगर आप उस समय पे अगर 3 महीने तक आप 2-3 महीने तक आप अगर जेल के अंदर हो, उसके बीच अगर 3 बैठक हो जाती है, तो वो काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है? शपथ न लेने पे अपने इससे पहले पढ़ चुके थे कि अगर कोई व्यक्ति है जो सदस्य बनता है, तो अगर शपथ 1 महीने के अंदर नहीं लेता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अयोग्य हो जाने पर, अयोग्यता हम पहले भी बहुत सारी पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं में से कोई भी अयोग्यता आ जाए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने सदस्यता ग्रहण की, सदस्य बना, उसके बाद क्या हुआ कि वो दिवालिया घोषित हो गया, या फिर वो अयोग्य दिमाग से कोई कमजोर हो गया, वो मतलब उसको कोई एक्सीडेंट हुआ जिससे उसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अयोग्य होने पर भी उसको हटा सकते हैं, है ना, सरकार हटा सकती है। कार्य के प्रति लापरवाही करे, कदाचार करे, शर्मनाक कृत्य कर दे, है ना, तो उसके दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। आप सिंपल सी चीजें समझो, घुमा फिरा करके ना ये चीजें, बस आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है कि आपको यार ये इतनी बड़ी चीजें, एक से लेकर के जो 50 धाराएं हैं वो एकदम इजी इजी धाराएं हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। एक जो सामान्य है, आप चीजें देखते हो ना, वो सामान्य चीजें ही आपको पढ़नी है यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखना, उनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। मैंने शुरुआत की शायद पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि नियम होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे लिखे होते हैं। उन नियम को, एक चीज से संबंधित नियम को एक साथ इकट्ठा करके लिख देना क्या कहलाता है? एक्ट कहलाता है, या फिर अधिनियम कहलाता है। तो हम उसी अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कार्य के प्रति लापरवाही कर दे, कदाचार कर दे, शर्मनाक करते कर दे, तो सरकार उसको हटा सकती है। बिना अनुमति के लगातार 3 बार से ज्यादा सामान्य सभा में अनुपस्थित है, तो उसको हटा दिया जा सकता है। शपथ लेने ना लेने पर उसको 1 महीने तक शपथ नहीं ली, तो उसको हटाया जा सकता है। कोई इसी कारण से अयोग्य हो गया, तो उसको हटाया जा सकता है। और इसके अंदर क्या अच्छा चीजें देखते हैं, कैसे कैसे हटाया जा सकता है। अगर उस बंदे ने पद का क्या कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, अगर उस बंदे ने पद का दुरुपयोग कर लिया, तो क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन सिंपल ऐसे ही नहीं हटाया जाएगा, उसको क्या है, सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाएगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी कि भाई बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आप पे जो आरोप लगे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज के अंदर, जज अगर किसी व्यक्ति को फैसला सुनाना होता है, फैसला सुनाने से पहले उससे पूछता है कि बताइए, आप पर ये चार्जेस लगे हैं, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो वो कहने वाली बात होती है, वो यही होता है कि आपको क्या हो रहा है, पूरा पूरा अवसर दिया जाए कि आप अपनी सफाई दे सकते हो। ठीक है, राज्य सरकार स्वयं या नगर पालिका की शिकायत पर कार्रवाई कर सकती है, सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अपन ने पहले 2-3 बार देखा था कि राज्य सरकार या कोर्ट होता है, वो समय संज्ञान नहीं लेता, वो उसको कोई शिकायत करता है तभी वो कार्रवाई करता है। लेकिन इन केस के अंदर अगर कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है, तो राज्य सरकार स्वयं या फिर नगर पालिका की शिकायत पर कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई कैसे होगी? राज्य सरकार के लिखित आदेश पर सदस्य की सीट पर जो भी कार्रवाई होगी, उसको हटा दिया जाएगा। उसको क्या कर जाएगा, राज्य सरकार के लिखित आदेशों तक सदस्य की सीट पर उसको हटा दिया जाएगा, उसको रहने दिया जाएगा उस पद पर। अच्छा, राज्य सरकार आरोप लिखकर जिला न्यायाधीश रैंक के अधिकारी को इसकी इंक्वायरी सौंपेगी। सिंपल सी बात समझो कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने पद का दुरुपयोग कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। हटाएंगे कैसे? राज्य सरकार हटाएगी, संज्ञान लेगी या नगर पालिका की शिकायत जाएगी, तब वो काम करेगी। काम करने का तरीका क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी जो होता है, उसकी रैंक का कोई अधिकारी हो, वो क्या करेगा, इसके अंदर कार्रवाई करेगा, इंक्वायरी को सबमिट कराएगा। तब तक क्या हो सकता है, उसको अपने पद से राज्य सरकार क्या कर सकती है, हटा सकती है एक बार के लिए, टेम्परेरी बेस पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पद पे बैठा रहेगा, तो हो सकता है अपने पद का वो दुरुपयोग करे, या फिर अपने पद का जो होता है ना, यूज करके जो कार्रवाई है उसके अंदर बाधा या अड़चन पैदा करे, है ना। इसलिए क्या कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को उस पद से ही हटा दिया जाता है एक बार के लिए। और देखते हैं आगे और कैसे कैसे होता है, और क्या क्या होता है। इंक्वायरी ऑफिसर को सिविल जज के समान शक्तियां होगी। सिविल जज के समान कह सकती है, वो सम्मन भेज सकता है कि उन्होंने किसी को बुलाया कि मुझे तुमसे कोई जांच पूछना है, कुछ बात पूछनी है, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाता है, सम्मन भेज दिया जाता है ऐसे केस के अंदर कि अब आपको क्या आना ही पड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं आता है, तो पुलिस जाकर के उसको गिरफ्तार करके लेकर के आती है, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको मांगा गया है, लेकिन वो व्यक्ति दे नहीं रहा है उसको, वो सदस्य उसको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकता है, ये पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है। इंक्वायरी के दौरान सदस्य को निलंबित किया जा सकता है, मैंने अभी बताया कि निलंबित कर दिया जाएगा।
अंतिम ऑर्डर गजट में छपेगा, आदेश न्यायालय के बाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। क्या हो जाएगा, अंतिम ऑर्डर जो भी होगा, जो इंक्वायरी के बाद में जो भी मीटिंग होगी, जो भी सब कुछ हो गया कि अब इस व्यक्ति को, सदस्य को हटाना है हमारे को, तो हटाने का प्रोसीजर कैसे होगा, उस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर उस सदस्य का, जो भी जिसको हटाया जा रहा है, उसको गजट में प्रकाशित किया जाएगा। जो अधिसूचना पत्र होता है उसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, तथा जो भी आदेश होंगे बाद में कि भी इसको हटाया जा रहा है, उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। समझिए इस चीज को। देखो आप द्वार से देखते हैं, धारा 39 क्या कह रही है कि व्यक्ति को हटाया जा सकता है। व्यक्ति को कैसे हटाया जा सकता है, भाई कोई बंदा है जो मीटिंग में नहीं आ रहा है, 3 मीटिंग हो गई है लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं है, बिना सूचना के बैठा है, उसके बाद कोई पद का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कदाचार कर रहा है, कोई शर्मनाक कृत्य कर रहा है ना, तो या कोई अयोग्य घोषित हो चुका है, या कोई अनसाउंड माइंड हो चुका है बंदा, या कोई दिवालिया हो गया बंदा, है ना, ये सारी लिखा पूर्ति वाली बात है। तो उस बंदे को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अच्छा, हटाया जाएगा तब क्या कुछ होगा, कार्रवाई किस प्रकार से होगी, पद को हटाएंगे तो एक व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है उसको पहली बात तो सुनवाई का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। उसके खिलाफ क्या होगी, एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अच्छा, इंक्वायरी बिठाएगा कौन, राज्य सरकार या नगर पालिका के लिखित आदेशों में क्या होगी, राज्य सरकार क्या करेगी, या फिर अपने समय संज्ञान से भी क्या कर सकती है, कार्रवाई सौंप सकती है। अच्छा, ये कार्रवाई सौंपेगी किसको, तो ये कार्रवाई सौंपेगी किसको, जिला मजिस्ट्रेट लेवल का कोई अधिकारी होगा उसी को ही, वो अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाएगा। उस इंक्वायरी के दौरान क्या किया जा सकता है, इस सदस्य को एक बार के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगर बाद में कोई केस ऐसा बनता है कि उसको हटाना है, तब तो उसको परमानेंट हटा दिया जाएगा। अगर केस उसके फेवर में आ जाता है तो उसको वापस क्या कर दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है। हाँ, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हटाया जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक अधिसूचना जारी करेंगे, गजट के अंदर उसको क्या किया जाएगा, बाकायदा प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशन के पश्चात ही व्यक्ति क्या माना जाएगा, वहां से हटा हुआ माना जाएगा। और एक बार अगर ये ऐसी अधिसूचना जारी हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति को सरकार फैसला लेती है कि इसके ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई उसके अंदर इसके अपोज में गिल्टी है ये बंदा, उसको जब हटाया जाएगा तो उस हटाने की प्रक्रिया को, या फिर उस हटाने के जो संबंध में कोई भी वाद विवाद होगा, उसको आप इसके अंदर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। समझाइए इतनी चीजें, क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें। अभी 41 नंबर था ना, क्या है, 40 नंबर देखते हैं, मतलब ज्यादा हो गया। पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। सिंपल सी बात लिखी गई है, एकदम सिंपल सी धारा है। अगर मान लो आपने कोई कार्रवाई में लापरवाही की है, या आप किसी कदाचार में पकड़े गए हो, आप पे कोई केस चल रहा है या कोई कार्रवाई चल रही है, तो भाई अगर आपका टेन्योर खत्म हो चुका है ना, उसके बाद भी कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई खत्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे आपका 2010 से लेकर के 2015 तक का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद वापस आप चुने गए हो, तो वापस दूसरी बार खत्म हो जाए, नहीं भाई, जब तक उसकी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई तब तक कार्रवाई चलती रहेगी। सिंपल सी बात लिखी है इसके अंदर। ठीक है, कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि की जांच पदावधि समाप्त होने के बाद सदस्य न रहने पर भी जारी रखी जाएगी। पुनः निर्वाचित होने पर भी जांच जारी रह सकती है या रखी जाएगी। समझ गए, धारा 40 क्या कह रही है, पदावधि अगर समाप्त हो भी गई, उसके बाद भी क्या होगा, आप पे कार्रवाई चलती रहेगी। ठीक है, जो भी आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है वो। चलिए आगे देखते हैं, धारा 41। धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। सिंपल सा बताता हूँ बात, कि भाई फिर वापस से लिपापोती वाली बात या वापस से रिपीट करने वाली बातें हैं, कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको धारा 39 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या फिर अधिसूचना जारी करके उसको हटा दिया गया है, अब उसके हटाने के बाद उस पर क्या क्या निर्बंधन लग जाएंगे, अब वो क्या क्या और काम नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, वो 6 साल के लिए क्या नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। सिंपल सी बात, आपने पहले 6 साल कितनी बार पढ़ चुके हैं। कार्यवाही में लापरवाही, कदाचार आदि के दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष के लिए सदस्यों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात। धारा 41 क्या होती है, खत्म होती है। धारा 42, किसी नगर पालिका में सदस्य का पद संसद या राज्य विधानसभा का किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता के साथ धारण करने पर निर्बंधन। ये भी आप लोगों सबको ही पता होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या चीज लिखी है। बस हाँ, दिक्कत पता कहाँ आती है, जैसे मैं अगर ये लाइन बोलूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या निर्बंधन निर्बंधन लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा समझ के देखोगे ना, फिर आपको पता लगेगा हाँ यार बोलना क्या चाह रहा है। ये जो
कानून की भाषा होती है हमेशा ही एकदम टिपिकल बनाई जाती है। भारतीय संविधान को तो इवन कहा भी यही जाता है कि यह वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया। अपने को भाषा समझ में आती ही नहीं है, आम पब्लिक को भाषा समझ में नहीं आती है। जो वकील है या जो पेशेवर है इसी के अंदर ही है, वो तो कह सकते हैं कि उनको समझ में आएगी, लेकिन आम पब्लिक को समझ में नहीं आती है। इस लाइन को वैसे देखो तो नहीं समझ में आएगा क्या चीज है। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई अध्यक्ष के पद पर है या कोई सदस्य के पद पर है, अब क्या हुए, आप एमएलए का चुनाव जीत लिया या फिर आप कोई एमपी बन गए, सांसद बन गए, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या होगा, कोई एक पद दान करना होगा। बताओ कौन सा करोगे? सीधी बात है, एमपी है तो एमपी, एमएलए है तो एमएलए। कौन उसके बाद अध्यक्ष का पद रखना चाहेगा? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या, इस धारा में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष है, सदस्य है, कोई किसी पोस्ट नगर पालिका के अंदर, अगर वो व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ लेता है और वो जीत जाता है उसके अंदर, तो उस व्यक्ति को कोई एक पोस्ट रखनी होगी। या तो एमएलए का रख सकता है या फिर इससे इस्तीफा दे सकता है। किन्हीं में से एक में से इस्तीफा आपको देना ही देना होता है, यही बात लिखी है। यदि एमपी एमएलए नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं या नगर पालिका के सदस्य एमपी एमएलए चुने जाते हैं, तो 14 दिन के अंदर एमपी एमएलए के पद से त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा नगर पालिका सदस्यता क्या हो जाएगी, उनकी समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना 14 दिन का, तो उनको 14 दिनों के अंदर क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। चाहे आप एमएलए से दे दो, चाहे आप नगर पालिका से दे दो। ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। धारा नंबर 43, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। किसी भी कार्य को संचालित सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें वहां पे एक व्यक्ति को क्या पूरी पूरी बागडोर सौंपनी पड़ती है। तो जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से हमें क्या चुनते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं, ताकि वो क्या करेगा, एकदम फाइनल जो फैसला होता है उसी बंदे का होता है ना। जो भी रिपोर्टिंग वगैरह होती है तो उस अध्यक्ष को ही दी जाती है। अच्छा, अगर अध्यक्ष बाई चांस नहीं हुआ तो उसकी जगह काम करने के लिए कोई ना कोई एक छोटी पोस्ट रखे, तो हम एक पोस्ट रखते हैं जिसका नाम होता है उपाध्यक्ष की पोस्ट। अच्छा, अब सभी के अंदर, नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर या नगर परिषद के अंदर, सभी के अंदर सेम पोस्ट नहीं होती है। मतलब होता सेम काम उनका वही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं। नाम कैसे अलग अलग कर दिए जाते हैं? जैसे नगर पालिका बोर्ड के अंदर क्या बोला जाएगा उनको, चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन। क्या बोला जाएगा कि यहाँ का चेयरमैन का चुनाव, आपने कई बार देखा होगा कि भाई ये चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है ना, ये यहाँ का चेयरमैन है। उसके बाद अगर नगर परिषद है तो वहां पे क्या होगा, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष होगा। अगर नगर निगम है तो वहां पे क्या होगा, मेयर या फिर डिप्टी मेयर। समझाएगी चीजें भाई? अगर नगर निगम की बात करेंगे तो वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, मेयर या फिर डिप्टी मेयर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो वो कहाँ होगा, नगर परिषद के अंदर। और अगर अपन बात करें नगर पालिका बोर्ड के अंदर तो वहां पे क्या होगा, चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन। यहाँ तक चीजें समझ आएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और ये कहा गई है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाले पोस्टें भी है ना, जैसे चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया ना, तो इनके अंदर भी क्या होगा, आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। आरक्षण की व्यवस्था कैसे कि इसके अंदर एससी, कहीं पे अगर मान लो एससी की सीट बहुत ज्यादा है, एससी के लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आरक्षित की जा सकती है कि एससी के लिए एक सीट रिजर्व करो। यहाँ का इस नगर पालिका का अध्यक्ष कौन बनेगा इस बार, एससी कैंडिडेट होगा, या फिर कोई महिला कैंडिडेट हो सकती है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। धारा 43 के अंदर आगे हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में एससी एसटी की जनसंख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में उनके लिए उपरोक्त सीटों में आरक्षित सीटें की जा सकती है। एज यूजुअल वो की वही बात, धारा 334 क्या है, धारा 334 ये आरक्षण की बात करती है। तो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अगर सॉरी धारा नहीं, अनुच्छेद अनुच्छेद 334 है, अगर वो कल को हट जाता है तो ये भी आरक्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक माह से ज्यादा बिना मंजूरी के अनुपस्थित रहे तो उसे इस पद से क्या माना जाएगा, इस्तीफा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इस्तीफा माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, देखो 3 मीटिंग के लिए किसके लिए था, सदस्य के लिए था। लेकिन अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, वो बिना किसी सूचना के अपने कहीं और कहीं नदारद है, कहीं और कहीं घूमता फिर रहा है ना, बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टियों में गया हुआ है, तो उस समय पे क्या है, 1 महीने के लिए अगर वो बिना बताए, बिना सूचना के छुट्टियों पे रह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पद को रिक्त माना जाएगा, उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहे कि उसे छुट्टियां चाहिए, चाहे वो बीमार है या फिर उसे कहीं बाहर जाना है या कोई अर्जेंट काम है उस बंदे को, तो वो क्या कर सकता है, 6 माह तक की अधिकतम मंजूरी ली जा सकती है उसके बाद छुट्टियों के लिए। कितनी ली जा सकती है, अधिकतम 6 माह के लिए वो छुट्टी ले सकता है, उसके बाद में नहीं ले सकती। समझाई चीजें इतनी? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम और क्या क्या चीजें। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो और अध्यक्ष छुट्टी पर चला जाए
तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों में से की जाएगी। मान लो अगर इसमें ये कहने का मतलब है, देखो इसमें क्या है, छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ समझ अगर आपके अंदर है ना, अगर आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजों की। अगर वो समझ है तो आपकी धाराएं आराम से समझ में आने लग जाएगी। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या कहा गया कि एक जो अगर अध्यक्ष है, अध्यक्ष मान लो छुट्टी पे चला गया, तो उसकी जगह काम कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जने बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए हुए 1 महीने से ज्यादा टाइम तक क्या नहीं कर सकते हैं? छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। अगर 1 महीने तक वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो उन दोनों के पद को क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो जाना जरूरी है, तो क्या मुझे इस्तीफा देके जाना पड़ेगा? नहीं भाई, आपको अगर काम है तो आप 6 महीने तक की छुट्टी ले सकते हो। अधिकतम कितने माह की छुट्टी ले सकते हो? 6 महीने की छुट्टी ले सकते हो। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमने क्या किया, अध्यक्ष तो हमारे पास है लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है ना? तो अगर अध्यक्ष छुट्टी पे चला जाएगा तो क्या करेंगे? तो भाई जितने भी बाकी के सदस्य है वो क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष की पोस्ट देंगे उसको। फिर जो उपाध्यक्ष होगा वो किसका काम करेगा? अध्यक्ष का ही काम करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष की पोस्ट देंगे उसको, अध्यक्ष की पोस्ट नहीं देंगे। अध्यक्ष छुट्टी पर चला जाए तो उपाध्यक्ष उसका कार्य कर रहा हो तो उसे अध्यक्ष की नियुक्ति के सदस्यों में से ही की जाएगी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर उसका पद रिक्त माना जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो अध्यक्ष है, अध्यक्ष हट गया, मान लो 6 महीने के लिए बिना 6 महीने से ज्यादा छुट्टियों पर चला गया या 1 महीने बिना सूचना के अनुपस्थित रहा, अगर मान लो वो पद पे हट गया तो उपाध्यक्ष होगा, उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। वो किसके अंदर रूप में काम करेगा? अब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अब जब वो अध्यक्ष बन चुका है तो भाई उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया, है ना? तो यही बात इसके अंदर लिखी है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर उसका पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को भी रिक्त माने जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर, और सिंपल भाषा में अगर बोले तो अविश्वास प्रस्ताव। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर हमारे को जो एक पूर्ण जितना बहुमत चाहिए होता है, अगर उतना बहुमत हमारे पास नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है? 200 सीटें हैं। तो अपने को यहाँ पे बहुमत या सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? कम से कम 101 सीट चाहिए। ठीक है, तो जिस पार्टी के पास में 101 सीटें होगी वो क्या होगा? सरकार बनाएगा वहां पे। अगर कल को किसी को लगता है कि इनके पास 101 सीटें नहीं है, तो विपक्ष क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकता है कि हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है। फिर उनको साबित करना होता है कि नहीं, हमारे पास 101 सीटें है। सेम यही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव यहां पारित हो गया तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। कार्य में लापरवाही कदाचार के आधार पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। सिंपल सी बोल बच्चन वाली बातें हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, 2-3 बार इनको रिवीजन जरूर कर लेना, इतनी चीज है। मैं यहाँ पे हर चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए इसलिए है क्योंकि जब आप नगर पालिका का जो एक्ट पढ़ोगे, एक्चुअल एक्ट पढ़ोगे, तो उसके अंदर बहुत सारी घुमा फिरा के बातें लिखी हुई है। तब आपको जो उसकी वर्डिंग है वो समझ में नहीं है, फिर दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या किया जा रहा है? बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। आगे देखो, त्याग पत्र किसका देखते हैं? त्याग पत्र उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ध्यान रखना, ये ऐसा ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो उपाध्यक्ष है वो त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। और अध्यक्ष किसको देगा? वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होगा उसको। अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, उसको क्या करेगा? ये त्याग पत्र देगा। समझ यहाँ तक चीजें? अच्छा, त्याग पत्र 30 दिन की मंजूरी या जो भी 30 दिन या मंजूरी जो भी हो उसके आधार पर प्रभावी होगा। सिंपल सी बात समझने की ये, जैसे हमने पहले देखा था ना कि अगर कोई सदस्य अपने सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसको 15 दिन के टाइम दिया जाएगा, या फिर अध्यक्ष जब भी उसको मंजूर कर ले, है ना, मैक्सिमम 15 दिन तक रह सकता है वो। उसके बाद उसका पद अपने आप रिक्त माना जाएगा, या फिर अध्यक्ष जब भी उसको मंजूर कर ले उसके बाद उसका पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। वैसे ही सेम इसके अंदर कितनी है? 30 दिन का टाइम पीरियड है यहाँ पे। अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए कितना है? 30 दिन का है। रिक्ति जो अगर पद खाली होगा उसको 6 माह के अंदर भरी जाएगी, और नव जो सदस्य है वो केवल शेष कार्यकाल के लिए ही धारण करेगा। मान लो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो चुका है तो फिर हमारे क्या करना है? उसकी रिक्ति जो है उसको भरना है वापस से। उसको जब हम भरेंगे तो जो भी आने वाला बंदा होगा वो आगे कितने दिनों के लिए रहेगा, जो भी आगे कार्यकाल बचा हुआ है। जैसे मान लो कोई सदस्य का सीट, ये अपन शुरुआत में बहुत टाइम पहले बातें कर चुके हैं इनके बारे में। मान लो कोई 3 साल हुए, 3 साल बाद क्या हुआ? पद खाली हो गया यहाँ पे, तो इसकी रिक्ति को भरा गया तो आगे कितने टाइम के लिए काम करेगा? 2 साल के लिए काम करेगा। ठीक है। उपाध्यक्ष की रिक्ति भी समान रीति से भरी जाएगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम राजपत्र में प्रकाशित होंगे। जब भी उनको हटाया जाएगा तो उनके नाम बकायदा लिखे होंगे।
अध्यक्ष नगर पालिका निधि से मासिक भत्ता और सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो कहां से दी जाएगी उनको? नगर पालिका की मासिक निधि से। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। इनको सुविधा और भत्ते कहां से मिलते हैं? तो इनको कहां से मिलते हैं? नगर पालिका निधि से। आपको यहाँ से मिल सकता है कि राज्य की संचित निधि से, राज्य की समकेतित निधि से, या फिर केंद्र की संचित निधि से, है ना। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके जो भत्ते वगैरह हैं वो कहां से मिलते हैं? इनको नगर पालिका की निधि से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 44, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि अपने शुरुआत में कहा था कि अगर कोई सदस्य बनता है उसको कोई दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकता है? चुनौती दे सकता है उसको, है ना, उस चीज के लिए। वैसे ये कहा जाता है इसके अंदर कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, और ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कोर्ट में पहुंच जाओ। ठीक है, चुनाव याचिका केवल जिला न्यायाधीश को ही प्रस्तुत की जा सकती है। किसको प्रस्तुत की जा सकती है? जिला न्यायाधीश को। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इन चीजों को। प्रस्तुत की जा सकती है। वह लिखित कारणों में दर्ज कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश को हस्ताक्षरित कर सकता है। वह क्या कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बोल दिया। ये पढ़ने की चीजें मैं आपको सीधा ओरली समझाता हूँ चीजें क्या होती है ना। देखो, धारा 44 क्या कह रही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अगर कोई चुनाव होता है तो किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है? चुनाव निर्वाचन याचिका ही लगा सकता है। अच्छा, हमने पहले ही बात की थी कि जो निर्वाचन संबंधी याचिकाएं हैं वो कहाँ लगती है? जिला अधिकारी को लगती है। कहाँ तक लगती है? जिला अधिकारी तक को, जिला मजिस्ट्रेट सॉरी जिला न्यायाधीश तक को ही लगती है। अच्छा, वो क्या करेगा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है, वो क्या कर सकता है? अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को क्या कर सकता है? लिखित रूप में जाकर के जांच के आदेश दे सकता है। सिंपल सी बात है ना। चलो आगे देखते हैं। याचिका दायर की जा सकती है कैसे? किसके द्वारा याचिका दायर की जा सकती है? अपराजित उम्मीदवार के द्वारा, या उम्मीदवार जिसका नामांकन ही खारिज कर दिया गया हो। बोल बच्चन वाली बात है। अच्छा, इसका ये देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, बहुत खतरनाक बात लिखी है कि अगर किसी को याचिका लगानी है तो उसको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 100 रुपए। कितनी देनी पड़ेगी? 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, तभी वो क्या लगा सकता है? याचिका लगा सकता है। ये तो फिर भी बड़ी बात थी। आप सोचो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अगर जो जांच अधिकारी है या फिर जो जिला न्यायाधीश है उसको ऐसा लगता है कि इसकी ऐसे मूर्खतापूर्ण ही उसने याचिका लगा दी है तो उसकी 100 के 100 रुपए जब्त किए जा सकते हैं, उसको वापस ही नहीं मिलेंगे। देखो कितनी बड़ी लगाई गई है ना। देखो कितने रुपए की फीस है? 100 रुपए की फीस जमा करा दी जाएंगे, और यदि याचिका मूर्खतापूर्ण या फिर गंभीर नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी, और उसके 100 रुपए क्या कर लिए जाएंगे? जब्त कर लिए जाएंगे। समझ आ गई थी चीजें? चलिए आगे देखते हैं। धारा 45, धारा 45 मेरे हिसाब से आप लोगों के पढ़ने लायक नहीं है। सिंपल सिंपल बोल वचन है। आप लोग थोड़ा सा बाहर घूमिएगा, जो जो चीजें आपको दिखे, अगर आप किसी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आते हैं तो आपको सारी सारी वो चीजें क्या होगी? यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। क्या इसके अंदर लिखा है? नगर पालिका के कर्तव्य क्या होते हैं? नगर पालिका है उसके कर्तव्य क्या क्या है? क्या काम क्या होता है? नगर पालिका क्या काम करवाती है? नगर पालिका तो नगर पालिका क्या क्या काम करवाती है? सार्वजनिक स्थानों की सफाई करवाती है, सार्वजनिक भवनों इत्यादि की सफाई करवाती है, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों की रोशनी की व्यवस्था करती है, आग बुझाने का काम करती है, खतरनाक व्यापारों को नियंत्रित करती है, सार्वजनिक स्थानों से या अवरोधों को उनको हटवाती है, वहां से खतरनाक इमारतों को हटाया जाता है, मृत जानवरों या शवों के लिए जो स्थानों का प्रबंध किया जाता है, उनको शवों को ले जाने के लिए लोगों की व्यवस्था की जाती है, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण कराया जाता है, सीवरेज का काम करवाया जाता है, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से न तो याद करने वाली है और न ही आप याद कर पाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी, आप जो भी देखते हो कि यार सड़क है तो सड़क की साफ सफाई करवाएंगे, सड़क पे गड्ढे है तो उसका काम करवाएंगे, सड़क पे रोशनी की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय बनाएंगे, शौचालय की साफ सफाई करवाएंगे, है ना। ये सब काम दिए जाते हैं। सिंपल सिंपल चीजें आप देख लो, इसके अंदर कोई भी चीज जो आपको लगे, है ना। और देखते हैं मुख्य नगर पालिका करते हैं। राज्य सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकती है यदि इसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई इनमें से कोई काम है, अगर वो काम नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? इनको दिशा निर्देश दे सकती है। सिंपल सी बात है, ये वही धारा है लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिखा गया है। अच्छा, धारा 46 क्या बोल रही है? अन्य नगर पालिका करते हैं। वो तो थे
नगर पालिका करते हैं, वो तो आपको करने करने हैं। और क्या क्या काम है ये भी इसके अंदर बोल बच्चन है, सिंपल सा। इसके अंदर क्या बोल बच्चन है कि आपको क्या करना होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीमें बनानी है, लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए कुपोषित ना हो जाए, उनको उनके पोषण की व्यवस्था करनी है हमें, प्रदूषण को नियंत्रित करना है, नागरिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये सब चीजें इसके अंदर बोल बच्चन वाली बातें। हाँ, ये वाला जैसे ये याद कर लेना। अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियां कैसे है, जिस प्रकार से अपन अगर देखें कोई व्यक्ति है जो कोई गणमान्य व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए आप अच्छे से अरेंजमेंट करवाओ। कोई व्यक्ति अगर कोई मेडल जीत के लाता है तो आप उसके लिए अच्छा सा अरेंजमेंट करवाओ, है ना। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है जो आपके यहाँ पे आया है, उसके लिए अच्छा सा अरेंजमेंट करवाओ। तो ये सारे सारे काम किसके द्वारा होते हैं, नगर पालिका के द्वारा ही। या कोई मेले आयोजित करवाना, ये सब काम। धारा 47, धारा 47 क्या कहती है, सरकार द्वारा, सिंपल सा समझो, सरकार नगर पालिका को कोई अन्य काम करने के लिए कह सकती है। अब ये देखो, एक तो ये चीज लाइन होगी, एक ये सिंपल सी लाइन होगी कि निर्देश दे सकती है राज्य सरकार। भाई इसके लिए क्या है, अगर अपन बात करें 45, 46 और ये 47, इनके अंदर क्या कहा गया है, बेसिकली नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं। नगर पालिका क्या क्या काम करेगी, तो नगर पालिका क्या क्या काम करेगी, तो सारी जो भी बोल बचने वाली बातें थी हमने 45 के अंदर देख ली। फिर 40 के अंदर क्या देख लिया हमने, और अन्य काम क्या हो सकते हैं, तो हमने वो और अन्य काम देख लिए। 43 में क्या देख रहे हैं, ये तो काम करेगी, अगर राज्य सरकार ने कोई काम कर दिया तो वो भी करेगी, है ना। तो ये याद करने की वजह आप ये याद करो कि नगर पालिका, अच्छा अगर आप ऐसे याद करने बैठो ना, सड़कों का काम करवाती है, इसको रट्टा मारने बैठो, ये याद करने की वजह आप सिंपल एक चीज ये याद करो कि आर्टिकल 45, 46 और सॉरी धारा 45, 46 और 47 किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित। क्या अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि नगर पालिका के कार्य किस धारा के अंदर लिखे हुए हैं, 45, 46, 47, समझाइए यहाँ तक चीजें। चलो आगे देख, धारा 48, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के काम क्या होंगे, सिंपल से वही काम है, नियमित बैठकें आयोजित करना है, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना है इनको, वित्तीय और कार्यकारी नगर पालिका का प्रशासन करना है, अधिनियम के तहत सभी कर्तव्यों का पालन करना है। जो हम अभी अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके तहत जो जो चीजें लिखी गई है उनके सबके हिसाब से काम करना है। ऐसे संकल्पों को राज्य सरकार को लिखित रूप से सूचित करे जो राज्य सरकार के हित में न हो। सिंपल सी बात है कि ऐसे काम जो कोई राज्य सरकार ने कोई ऐसा फैसला दे दिया है या कोई ऐसी चीज बना दी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लिखित रूप से सूचना दें कि सर ये हमारे यहाँ पे इस प्रकार से काम नहीं है या ये राज्य के हित में नहीं है। तो सूचना प्रोवाइड कराना भी किसी काम है, इन्हीं का ही काम है। आगे देखते हैं, अध्यक्ष के कर्तव्य, आगे इसके अंदर ये अध्यक्ष के कर्तव्य क्या है, अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के कर्तव्य, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी बैठकों को अध्यक्षता करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। सिंपल देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कर्तव्य बताए गए इसके अंदर। अध्यक्ष क्या क्या काम करेगा, नियमित रूप से बैठकें आयोजित करेगा, सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, वित्तीय और कार्यकारी नगर पालिका का प्रशासन करेगा, अधिनियम के तहत सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। ऐसे संकल्पों को राज्य सरकार को लिखित रूप से सूचित करना जो राज्य सरकार के हित में न हो। मान लो राज्य सरकार ने कोई फैसला सुनाया है, राज्य सरकार ने कोई स्कीम लागू की है, अगर वो उसके हिसाब में नहीं है तो ये क्या करें, लिखित सूचना देंगे राज्य सरकार को जाकर के। ये काम किसकी होगी, अध्यक्ष की। अब देखते हैं उपाध्यक्ष की काम है, उपाध्यक्ष का सिंपल से काम है, अगर अध्यक्ष मर जाए या अध्यक्ष कहीं बाहर चला जाए तो उसकी जगह पे अध्यक्षता धारण कर लेना और फिर अध्यक्ष के कर्तव्यों को पालना करना। ये 48 के अंदर लिखा हुआ है। 49, अभिलेखों की अभिरक्षा और सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। सिंपल से बताया गया कि जो नगर पालिका जो अधिकारी है, सिंपल सी बात है, जिसकी आप तैयारी आप लोग कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर अधिशासी अधिकारी, उसी के बारे में बताया कि उसके क्या क्या काम हो सकते हैं। वह नगर पालिका के सभी अभिलेखों को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखेगा, रख रखाव करेगा, उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी, इतने भी काम है। वह अध्यक्ष या नगर पालिका को उन मामलों में सलाह देगा जो नगर पालिका के पक्ष में नहीं है। मान लो नगर पालिका कोई चीज लाने वाली है या कोई योजना लागू करने वाली है या किसी योजना को गलत तरीके से लागू कर रही है, तो ये क्या करेगा, उनको बताएगा कि भाई आप ये काम मत करो, ये आपके गलत है, आपके हित में नहीं है, सब कुछ इतने काम है। सरकार या अधिकृत व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर सूचना देगा। सिंपल सी बात है। ईओ का इसके अंदर क्या बताएगा, बेसिकली कर्तव्य बताएगा कि है क्या। तो उसके अंदर क्या करेगा, एक तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित करेगा, दूसरे नंबर पे क्या करेगा, सूचना देगा सरकार को अगर कोई ऐसा काम आता है, और अगर नगर पालिका है अगर कोई ऐसी स्कीम वो लागू कर रही है तो उसको भी जाकर के सूचित करना। आगे देखते हैं, धारा 49,
कार्यभार सौंपना। कार्यभार सौंपना में क्या है, यदि किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपेगा। मतलब अध्यक्ष खुद क्या करेगा, उपाध्यक्ष, जैसे मान लो मैं अध्यक्ष हूं और मैं एमएलए का चुनाव जीत चुका हूं। अब मैं क्या करूं, मैं तो जाके वहां पे ज्वाइन करने वाला हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, जाने से पहले अपना जो प्रभार है, जो अपना जो काम है, वो सारा किसको सौंप के जाऊंगा, उपाध्यक्ष को सौंप के जाऊंगा। या फिर मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको सौंप के जाऊंगा सारे काम। ठीक है, यदि किसी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रभार सौंप के जाएगा। यदि कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार किसी सदस्य को क्या करेगा, उपाध्यक्ष बना के उसको सौंप के जाएगा। यदि किसी कारण से उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को प्रभार सौंपेगा। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि अगर मान लो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के कुछ काम है, अध्यक्ष का पद खाली हो रहा है, अध्यक्ष कहीं बाहर जा रहा है, वो क्या करेगा, जाने से पहले उपाध्यक्ष को सारे सारे काम सौंप के जाएगा कि भैया ये ऐसे करे काम है, मैं छोड़ रहा हूँ, अब तेरी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई उपाध्यक्ष है, वो अपना पद खाली कर रहा है, तो पद खाली करने से पहले वो क्या करेगा, अध्यक्ष को सारी सारी चीजें सौंप के जाएगा। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो उपाध्यक्ष का पद है ही नहीं, मान लो उपाध्यक्ष का पहले से पद खाली है, तो अध्यक्ष किसको काम सौंप के जाएगा, तो अध्यक्ष क्या करेगा, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी एक सदस्य को जाकर के क्या करेगा, सारा सारा काम सौंप करके जाएगा। इतनी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। धारा 50, ये भी कार्यभार सौंपना से रिलेटेड है। यदि कोई अध्यक्ष नहीं है, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी सदस्य को क्या किया जाएगा, काम सौंपा जाएगा। यदि किसी कारण से सदस्य का पद रिक्त हो गया है तो प्रभार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को सौंपा जाएगा। किसी एक सदस्य का भी अगर मान लो काम, अगर जैसे हर बंदे का अलग अलग अपने हिसाब से काम होता है, अगर मान लो कोई अध्यक्ष है, उसको सॉरी कोई सदस्य है, अगर उस सदस्य का भी पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसका काम भी किसको सौंपा जाएगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा, या वो संभालेंगे उसके काम को। कुल मिला के सारी सारी चीजें हैं, ये जो 3 4 5 धारे हैं, सारे सारे बोल बच्चन वाली धारे हैं, इसको सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है, एक दो बार देखना है, आपको चीजें याद हो जाएगी। यदि नगर पालिका हट गई है, पूरी पूरी नगर पालिका खत्म हो गई है, प्रभार नई नगर पालिका के सरकार द्वारा संबंध में नियुक्त अधिकारी को सौंपा जाएगा। वह अधिकतम 60 दिनों तक कार्यभार संभालेंगे। कितने टाइम तक संभालेंगे, 60 दिनों तक कार्यभार संभालेंगे। प्रभार नई नगर पालिका या सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी को सौंपा जाएगा। मतलब 2 महीने तक। क्या अगर मान लो कोई एक नगर पालिका पूरी पूरी को निलंबित कर दिया गया, पूरी नगर पालिका को हटा दिया गया, तब इस उसके संदर्भ में बात कही गई है। यदि प्रभारी को सौंपने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने प्रभार सौंप दिया है और जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यों को ग्रहण कर सकता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं एमएलए का चुनाव जीत चुका हूं। अब मेरे को क्या दिया गया था कि 14 दिन के अंदर मुझे या तो एमएलए का पद से इस्तीफा देना है या फिर नगर पालिका के पद से इस्तीफा देना है। अगर मान 14 दिन हो जाते हैं, मैं किसी पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, तो ये माना जाएगा कि आपने नगर पालिका का पद खाली कर दिया है। अब नगर पालिका का पद खाली कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे अपने जो काम थे वो सौंप के जाने चाहिए थे, किसको, उपाध्यक्ष को, लेकिन उपाध्यक्ष को मैंने काम सौंप के गया ही नहीं। तो 14 दिन होने के बाद में जो उपाध्यक्ष है वो खुद जिम्मेदारी से खुद काम करने लग जाएगा एज ए अध्यक्ष के रूप में। ये सब बातें इसके अंदर लिखी गई है। तो ये है धारा 50। तो यहाँ तक अपन 50 धाराएं पढ़ चुके हैं। थोड़ा और इजी वे में इसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, तटस्थ हो जाए। ठीक है, तो बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।